आज की क्लास में हम 12th क्लास का टॉपिक नहीं बल्कि 11th क्लास का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ है 19/12/2024 को फिजिक्स का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पेपर आपके पास में होगा, आप नोट करते जाइए किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथ में न्यूमेरिकल भी हम कंप्लीट करेंगे कि किस न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से हल कर सकते थे और आपके कितने सही हुए हैं, ये कमेंट्स में आप जरूर से बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है 11th क्लास की फिजिक्स के हाफ ईयरली जो एग्जाम लगी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपको यह बता दिया जाए कि इस बार जो पेपर आपके आए हैं बहुत ही शानदार तरीके से दिए गए थे। ब्लूप्रिंट के हिसाब से इनको बनाया गया है। सिस्टम से ये पूरा पेपर आपकी कंप्लीट है। अथवा में जो क्वेश्चन होने चाहिए थे वहां पर भी उनको रखा गया। बिल्कुल परफेक्ट टाइप से पेपर आपका बन के आया है। न्यूमेरिकल का जो लेवल था वो भी आपके क्लास के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट था। तो स्टार्ट करते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास में है, जिसमें यह दिया गया है कि 6.032 क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका फर्स्ट हम यहां पर हल कर रहे हैं, जिसमें 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। क्योंकि आपकी जो शून्य है अगर आपके नॉन जीरो के बीच में आ जाता है यानी अशून्य अंकों के बीच में आ जाता है तो वह भी सार्थक अंकों में काउंट होता है। तो ऑप्शन जो था वो आपके इसमें था सी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें आंसर आपका सी है। आप यहां पर मिलाते जाइए, नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है। तो एकांक सदिश की तो परिभाषा से ही इसका आंसर मिल जाता है। परिमाण कितना होगा इसका? 1 होगा एकांक सदिश का। तो सेकंड क्वेश्चन जो इसका है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें आंसर हमारे पास में है 1 और वो ऑप्शन हमारे पास में है ए पर। एक इसका आंसर है और ऑप्शन ए इसका होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस भौतिक राशि के बराबर होता है। यहां पर हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हम जानते हैं कि आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। इसमें यह पूछा है कि संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आवेग। बिल्कुल आप यहां पर मिलाते जाइए, नोट करते जाइए। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आवेग वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हम अपने पास में है बी में। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग वी में क्या रिलेशन है। तो ये तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? ओमेगा आर होता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसमें, और ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही है अपने पास में, तो यहां पर ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कौन सी कहलाती है। कोई वायर है उसको हम खींचते हैं तो लंबाई में क्या होती है? वृद्धि। कौन सी विकृति कहलाती है? अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। ये क्लियर है अपने पास में। तो अपने पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का अनुदैर्ध्य जो है वो ए में ही है। हमारे पास में इसका जो आंसर है वो अनुदैर्ध्य विकृति होगी और आंसर अपने पास ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6। किसी ठोस के प्रसार गुणांकों अल्फा बीटा और गामा में यहां पर रिलेशन पूछा गया है। तो अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है इनका जो अनुपात था वो हम जानते हैं 1:2:3 होता है। ये हमारे पास में ऑप्शन ए में ही आ चुका है, ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। पृष्ठ तनाव का मात्रक, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक का अगर बात करें तो इसका सूत्र पहले देख लेते हैं। बल बटा लंबाई होता है। तो मात्रक आप बना सकते हो न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन देखिए कौन से में है, फटाफट कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है बी में। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें 8 ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं।
न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है? न्यूटन की गति का सेकंड नियम, जहां से हम जानते हैं F बराबर होता है dp बाई dt। यहां से d बाई डी टी, पी की जगह मैं एम वी लिख देता हूं, एम को मैं बाहर कर देता हूं तो डी वी बाई डी टी हो गया, और ये आपके बन गया ए के बराबर। तो एम ए किसके बराबर हो गया? बल के। तो सीधा सा है कि यहां पर बल का ही तो मान निकल रहा है, तो हमारे पास राशि है कौन सी? बल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सी। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन अपने कंप्लीट हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और उसमें हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? बल तथा वेग का अदिश गुणनफल। फर्स्ट में है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों ये आपके शक्ति के बराबर होता है। तो आप यहां पर P लिख सकते हैं शक्ति, क्योंकि हम यहां पर जानते हैं कि शक्ति जो है वो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य की जगह मैं लिख सकता हूं बल, और विस्थापन का ये अदिश गुणनफल होता है, बटा में डेल्टा टी हो गया, और ये किसके बराबर है? V के बराबर। तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, वो हम जानते हैं। प्रत्येक क्रिया की सदैव, यानी जो क्रिया हो रही है उसके सदैव समान परिमाण और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। क्या पूछा है? प्रत्येक क्रिया की सदैव डॉट डॉट एवं विपरीत दिशा में, इसका मतलब समान एवं विपरीत दिशा में। तो सेकंड में हमारे पास आ जाएगा समान या बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया। यही इसमें पूछा गया है, तो आप यहां पर समान या बराबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें पूछा है कि एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख का ढाल। एक समान त्वरित गति है, v और t के बीच में ग्राफ है, तो इसका ढाल हमें पूछा है, इसकी प्रवणता हमें पूछी है। तो हमारे पास में इसकी जब प्रवणता निकालेंगे तो यहां पर डेल्टा v बटा डेल्टा t आ जाएगा, tan थीटा का मान, और ये tan थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा? त्वरण के बराबर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपके त्वरण। तो तीसरे का आंसर त्वरण हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स में घनत्व का विमीय सूत्र पूछा है। घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र m1 और आयतन का हो गया l क्यूब। ऊपर ले जाएंगे, कंप्लीट हो गया m1 l माइनस क्यूब और t0, m1 l माइनस क्यूब और t0। फाइनल अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अब अपने पास में अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फर्स्ट अपने पास में है हुक का नियम। हुक के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा में, ये जरूरी है, एक लिमिट में ही ये नियम होगा। प्रत्यास्थता की सीमा में ये लैंग्वेज होगी, सीमा में प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। ये है आपके पास हुक का नियम, जो प्रत्यास्थता वाले चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो किसी पिंड का वह बिंदु जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान उसका केंद्रित माना जा सकता है, उस बिंदु को कहते हैं हम द्रव्यमान केंद्र। परिभाषाएं हैं, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 17। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपके पार्ट न देके सभी को क्वेश्चन वाइज ही दिया गया है, यहां पर पार्ट नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यह आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू नंबर ही दिए गए हैं इनको। ये 9 10 11, ये 12 13, ये आपके पास में द्रव्यमान केंद्र वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपने पास द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि संरक्षी एवं असंरक्षी बलों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो संरक्षी बलों की 3 परिभाषाएं अपने पास में है, जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी परिभाषा दे सकते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये संरक्षी बल के उदाहरण हो गए। असंरक्षी बलों के लिए आप उदाहरण दे सकते हो घर्षण बल तथा श्यान बल। नेक्स्ट अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 16, स्थितिक घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। यानी ये अपने पास में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है स्थितिक घर्षण गुणांक यानी म्यू एस का मान पूछा गया है, जो आपके एफ एस बटा एन होता है। एन यहाँ पर प्रतिक्रिया बल है और एफ एस जो है वो
स्थितिक घर्षण बल है। तो आपकी सीधी सी परिभाषा ये भी दे सकते हो, स्थितिक घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल का अनुपात किसके बराबर होता है? स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लिखिए। यहां पर फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो एफ बराबर आप लिख सकते हो mv² बटा आर। यहाँ पर आर जो है उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, वी उस पिंड का एक समान वेग है और एम उसका क्या है? द्रव्यमान है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 अपने कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो कि हमारे पास में एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख बनाइए। एक समान गति का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो इस गति को हम एक समान गति कहेंगे। इसके लिए हमें एक्स और टी में ग्राफ बनाना है। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। छोटा सा यहां पर हमारे पास में है एक्स और यहां पर हमारे पास में है टी। ग्राफ बनेगा एक सीधी सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 18 अपना कंप्लीट हो जाता है। यहां तक आप इनको नोट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं कितने आपके सही हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, यहां तक कीजिए आप नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। 18 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपके कंटिन्यू ही दिए गए हैं, यहां पर पॉइंटों में नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हम यहां पर देख लेते हैं। किन्हीं 3 मूल राशियों के नाम एवं मात्रक लिखिए। ये तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन हो गया अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 19, 3 मूल राशियों के नाम लिख सकते हो आप, लंबाई, द्रव्यमान व समय, और मात्रक इनके मीटर, इसका हो गया अपने पास में केजी और इसका हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम यहां पर समझ लेते हैं फटाफट। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार ही बन चुका है, जिसके अनुसार हम ये जानते हैं कि टॉ बराबर होता है dl/dt। यदि टॉ बराबर 0 है तब dl/dt बराबर हो जाएगा 0 और l बराबर क्या हो जाएगा? नियत। तो इसके अनुसार ये हुआ कि यदि बाह्य बलाघूर्ण का मान 0 हो, बाह्य बलाघूर्ण का मान 0 हो तो उस पूरे निकाय का कुल कोणीय संवेग का मान सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। इसे ही बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे। अब हम यहां पर लघुत्रात्मक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, जिनमें न्यूमेरिकल हम लेंगे। अगर इनमें आपके शॉर्ट होते हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी सूत्र स्थापना वाले जो टॉपिक हैं उनको आप स्वयं देख सकते हैं, जो आपने डेरिवेशन किए होंगे। यहां पर अपने पास में है बलाघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। इस सूत्र की स्थापना यहां पर कराई गई है। नेक्स्ट में है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22, न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। एक ही धातु के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात यहां पर दिया गया है। यानी एक ही धातु है, जैसे मान लीजिए कॉपर है या लोहा है, उनके जो 2 तार हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि न्यूमेरिकल है, 2 वायर हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। तो R1 बटा R2 मैं मान लेता हूं, यानी एक वायर की त्रिज्या R1 है और दूसरे वायर की त्रिज्या R2 है। अनुपात यहां पर दिया गया है 2/1। क्लियर है? ये हमें यहां पर दिया गया है, समीकरण नंबर 1 हो चुका है। अब क्या बोला गया है कि इनको समान बल आरोपित करके, जैसे मान लीजिए अपने पास ये वायर है और इसको यहां पर खींचा जाए, दोनों वायरों पर समान बल लगाकर उनको खींचा गया। इसका मतलब आरोपित बल का मान क्या है? समान है। इसमें F1 पहले वाले तार पे, F2 दूसरे पे, और दोनों ही बराबर हैं। फिर क्या पूछा है? तो इन तो प्रतिबलों का अनुपात क्या होगा? और प्रतिबल का सूत्र हम जानते हैं, क्योंकि प्रतिबल बराबर हम जानते हैं F/A होता है। और A क्या है? इस वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका मतलब इस साइड से इसका क्षेत्रफल, जो कि एक तरह से सर्किल होगा, और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। तो दोनों की जगह 2 फॉर्मूले हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट के लिए मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट। यहां पर F1 और इसकी जगह हो जाएगा पाई r1²। F1 की जगह तो आप F ही लिख सकते हैं। ये अपने पास समीकरण नंबर 2 हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो प्रतिबल सेकंड, यहां से F2 की जगह F ही आएगा, यहां पर हो जाएगा पाई r2²। समीकरण नंबर 3, 2 में 3 का भाग दे लीजिए, क्योंकि हमें अनुपात ही तो पूछा गया है, तो इसलिए हमारे पास में आ जाएगा प्रतिबल फर्स्ट और प्रतिबल सेकंड बराबर में। देखिए F/पाई r1², यहां पर अपने पास में हो जाएगा F/पाई
पाई r1 गुणा कर दिया मैंने, क्योंकि इसका जब मैं भाग दूंगा तो इसको मैं डायरेक्ट ही उल्टा कर देता हूं, तो पाई r2 बटा f से f आपकी कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा, तो r2 बटा r1 का होल स्क्वायर। यह अपने पास में आ जाता है प्रतिबल फर्स्ट पहले वाले तार के लिए और प्रतिबल सेकंड के लिए। अपने पास में है R2 बटा R1, जबकि दिया क्या गया है R1 बटा R2। इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो इसका मतलब R2 बटा R1 जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये वाला मान मैं यहां पर रख सकता हूं, तो इसलिए हमारे पास में क्या बन जाएगा, प्रतिबल फर्स्ट प्रतिबल सेकंड, यहां से हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। तो इसका अनुपात कितना आएगा, प्रतिबल फर्स्ट अनुपात प्रतिबल सेकंड बराबर 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 22 का। अब बढ़ते हैं आगे, कोई और न्यूमेरिकल हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 23 में है ऊष्मा संचरण की 3 विधियों के नाम लिखिए। 3 विधियां हमारे पास में है चालन, एक हमारे पास में है संवहन और एक हमारे पास में है विकिरण। ये 3 विधियां हैं जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वो इसी विधि से हमें प्राप्त होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में अपने पास में है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/4 रह जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, g यानी 9.8। तो कितनी ऊंचाई पर जाएं कि वह 9.8 का चौथा भाग रह जाए। तो ऊंचाई की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, g डैश बराबर होता है 1 - 2h बटा r और g ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में इस g डैश का जो मान है इस g का चौथा भाग है। इसका मतलब यहां पर ऐसा है, चूंकि g डैश की जगह प्रश्न के अनुसार g/4 दिया गया है। आप g डैश की जगह ये रख लीजिए और आंसर कंप्लीट कर लीजिए। तो g/4 यहां पर 1 - 2h बटा r और g से g कट जाएगा तो हमारे पास 1/4 बच गया। 1 - 2h बटा r। h ज्ञात करना चाहते हैं इसलिए ये टर्म्स इधर भेज दीजिए, इस टर्म्स को इधर भेज दीजिए। तो 2h बटा r 1 - 1/4। कहीं पर कोई समस्या आए तो आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहां पर हमारे पास में 2h बटा r, यहां पर हो गया, हल करेंगे तो 3/4। r को आप यहां भेज दीजिए, 2 को नीचे भेज दीजिए। तो अब हमारे पास देखिए थोड़ा सा यहीं पर कंप्लीट करते हैं। h बराबर r ऊपर जाएगा तो ये हो गया 3 बटा में हो गया 8 और यहां पर r आप डायरेक्ट ही किलोमीटर में रख लीजिए। 8 का भाग इसमें देंगे तो 800 आ जाएगा। तो 3 गुणा 800 और h बराबर 2400 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह से 2400 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में है समतल वर्ताकार पथ पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का सूत्र आपको व्युत्पन्न करना था। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें हमें यह करना था, ज्यादा कुछ भी नहीं था, कि अभिकेंद्रीय जो बल होता है उसका जो मान था मैं लिख देता हूं μSn था। n की जगह जब हमने इसको हल किया था तो mv² बटा r, यहां पर μs और यहां पर mg हो गया था। m से m कट जाएगा, यहां से ट्रांसफर करोगे तो r ऊपर चला जाएगा। तो v बराबर फाइनल फॉर्मूला √μs rg, ये फॉर्मूला आपको व्युत्पन्न करना था। क्वेश्चन नंबर 25 तक अपना कंप्लीट हो जाता है मैटर, आप इसको नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं इसके आगे। 25 क्वेश्चन अपने 11th क्लास की हाफ ईयरली पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा और अधिकतर आपके क्वेश्चन सही भी होंगे। वैसे पेपर हार्ड नहीं था प्यारे बच्चों, ये आपको मैं बता देता हूं। यहां पर बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से पेपर आपके बनाया गया है, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं रखा गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो कि एक और न्यूमेरिकल है। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, यानी अपने पास कोई एक बिल्डिंग है,
और इस बिल्डिंग की छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है, मतलब यहां से ऊपर की ओर फेंकी गई है किसी गेंद को। इसका मतलब जितने वेग से फेंका गया वो तो क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को मैं यहां पर दर्शा देता हूं v0 से, या आप दर्शा सकते हो u से भी। इसका मान हमें मिल चुका है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो यहां पर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है ना, यानी छत के जिस बिंदु से फेंकी गई है धरती से, उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। यानी यहां से फेंका गया तो इसका मतलब इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में 25 मीटर है। 25 मीटर की एक बिल्डिंग है। क्लियर है? तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी? तो यहां पर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई नहीं पूछी गई है, यहां पर बोला गया कि गेंद कितनी ऊंचाई जाएगी, यानी हमें कितनी ऊपर ये जा रही है। मान लीजिए यहां तक गई, तो ये h का मान हमें ज्ञात करना है। h का मान हमें ज्ञात करना है। यहां पर इस दीवार यानी इस मंजिल की हाइट से यहां पर कोई मतलब भी नहीं है। अगर ये पूछा जाता कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊपर तक वो पहुंचेगी, तो अब हमारे पास में कुछ और पॉइंट होता। ऊपर जब ये जाएगी तो किसी बिंदु पर रुकेगी, इसका मतलब इसका अंतिम जो वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, शून्य। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो हम जानते हैं कितना होता है, 9.8 होता है, जिसे कि लगभग हम 10 मान लेते हैं, जो किस में रहेगा, माइनस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये अपने पास में रहने वाला है। तो अब आप यहां पर देखिए, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, डिस्टेंस का पॉइंट है और जी अपने पास में है। गति का कौन सा समीकरण लगने वाला है, खुद से आप अनुमान लगाइए, जिसमें दोनों वेग हो, त्वरण हो और डिस्टेंस हो। तो क्लियर है, गति का कौन सा समीकरण लगेगा, तीसरा समीकरण लगेगा। अगर विस्थापन न दे कि समय का पॉइंट होता तो गति का पहला समीकरण लगता। तो हम यहां पर यूज कर लेंगे गति के तृतीय समीकरण से, और वो हमारे पास में है v स्क्वायर बराबर v नोट स्क्वायर प्लस 2as। एस यहां पर क्या है, विस्थापन। v नोट क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो वैल्यू रख लीजिए, v स्क्वायर का मान हो गया 0, v नोट कितना है, 20 है, तो हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह हो जाएगा g, और g की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 10। इसको मैं a से दर्शा देता हूं, ठीक है। और हमें s की जगह h यूज करना है, जिसका मान ज्ञात करना है। तो आप इस पॉइंट को इधर ले आइए, तो हमारे पास हो जाएगा 20h, यहां पर 20 गुणा 20, h बराबर 20 गुणा 20 बटा 20 बराबर 20 मीटर। तो वो जो गेंद है वो इस छत से 20 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 27, वो अपने पास में सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। देखिए डेफिनेशन है, ये तो नियम है अपने पास, वो आप खुद से लिख सकते हैं। वैसे आप देखें यहां पर हमारे पास में ये है कि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दो सदिशों को दर्शाया जाता है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास में है, कुछ सूत्र वगैरह यहां पर पूछे गए हैं। जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, जिस प्रकार से रेखीय गति में जड़त्व होगा वैसे ही घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण होता है। तो रेखीय गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है वह कहलाता है जड़त्व। यहां पर जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, घूर्णन गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला पदार्थ का या पिंड का जो गुण होता है वह जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स रूप में अगर इसकी परिभाषा लिखें तो I बराबर होता है एम आर स्क्वायर। एम बराबर हो गया उस कण का द्रव्यमान, और आर बराबर क्या हो गया, घूर्णन अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी। यहां पर द्रव्यमान और अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल भी किसके बराबर होता है, I के। और वैसे परिभाषा क्या हुई, घूर्णन गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है पिंड का वही कहलाता है जड़त्व आघूर्ण। और नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, यहां पर है मात्रक लिखते हुए, यानी इस जड़त्व आघूर्ण का मात्रक लिखते हुए घूर्णन की गतिज ऊर्जा का सूत्र भी लिखिए। मात्रक तो आप यहां से बना सकते हो। मात्रक देखिए, द्रव्यमान का तो क्या हो गया केजी, और दूरी का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हाफ आपकी परिभाषा, हाफ आपके मात्रक, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप यहां से बना लीजिए कि ये बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर।
कन्वर्ट कर लीजिए 1/2। m अपने पास में द्रव्यमान है और घूर्णन गति में द्रव्यमान की जगह क्या यूज करते हैं हम, जड़त्व आघूर्ण, तो इसकी जगह आ जाएगा I, v की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास में घूर्णन गति के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है, घूर्णन गति में गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें दिए गए। रेखीय संवेग संरक्षण नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कोणीय संवेग संरक्षण आया था, यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण नियम है। हम जानते हैं F बराबर होता है dp बाई dt। यहाँ पर F बराबर 0 तो P बराबर क्या होगा, नियत। परिभाषा क्या हुई, यदि पिंड पर या निकाय पर आरोपित कुल बाह्य बल का मान 0 हो तो उस पूरे निकाय का कुल संवेग सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ये इसकी परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। आगे लिखा है, इसका एक उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण में आप एक बंदूक और गोली की निकाय को काम में ले सकते हो, या जो भी टक्कर होती है उसमें संवेग संरक्षण नियम का पालन होता ही होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। केपलर का आवर्तकाल का नियम दीजिए। तो केपलर का तीसरा जो नियम है उसे ही हम आवर्तकाल का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार ये था कि टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है, आर क्यूब के। यानी इस प्रकार से सूर्य यहां पर था, यहां पर कोई ग्रह चक्कर लगाता है, सूर्य से ग्रह के बीच की जो दूरी है वो आर है। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली दूरी के औसत के घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी टी स्क्वायर समानुपाती क्या हो गया, आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में अब अपने पास में है सरल लोलक का दोलन काल, यानी टी जो है वो है उसकी लंबाई, गोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर करता है। विमीय विधि से दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बिल्कुल सरल तरीका है, जो जो मान है उनको समानुपाती कर लीजिए। किसके समानुपाती है, एल के, फिर किसके एम के, और फिर किसके जी के। हम यहां पर पावर लगा लेते हैं ए बी और सी, तो यहां पर कांस्टेंट लगा लेते हैं, मान लीजिए कि एल ए एम बी और जी सी। यहां पर हमें हल करके एबीसी के मान ज्ञात करने होते हैं। ये के जो है एक विमाहीन नियतांक है, टी का विमा क्या हो गया, T1 हो गया। इधर से इसकी बात करते हैं तो L1 हो गया पावर ए, द्रव्यमान का M1 हो गया, पावर हो गई बी, और गुरुत्वाकर्षण का L1 T-2 और पावर कितनी C। आप हल कर लीजिए कि यहां पर विमाहीन है, तो यहां पर हमारे पास में हो गया T1, यहां पर हमारे पास में L की घात A, इसको पावर को गुणा कर दिया। यहां पर M की घात B हो चुका है, यहां पर देखिए 2 होंगे, L की घात 1 तो C बन गया, और A की L की घात -2C। कंप्लीट आप इनको इकट्ठा कर लीजिए और फिर आप इसको घातों की तुलना कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए इधर से मैं लिख देता हूं M0 L0 T1, यहां से M की घात कितनी है B, L की घात 1 तो देखो A रहा, एक ये C रहा, तो यहां पर A + C बन जाएगा, और T की घात -2C हो जाएगा। दोनों विमाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो घातों की आप यहां पर तुलना कर लीजिए। तो M की घात 0 है, इधर M की घात B है, यहां पर B का मान तो 0 मिल चुका, सीधा ही मिल गया। यहां पर L की घात 0 है, इधर L के ऊपर A + C है, दोनों का टोटल जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब A का मान और C का मान नहीं मिल रहा। इधर T के ऊपर घात कितनी है 1, और इधर आपके पास में कितना है -2C, तो यहां से हमें C का मान मिल जाएगा -1/2। B मिल चुका है, C मिल चुका है, C का मान उठा के आप यहां रख दीजिए। आप इनको सबको समीकरण दे सकते हो, इसलिए देखो क्या होगा, यहां पर 0, A की जगह आपके पास A है ही, यहां पर 1/2 हो गया, तो A का मान हो गया 1/2। पक्षांतरण करेंगे तो A B और C तीनों के मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, इसलिए आपके पास T बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा कि L की घात कितनी है A, और A का मान है 1/2। M की घात B है तो इसका मान है 0, G की घात C है तो C का मान 1/2। तो यहां पर हमारे पास में K की जगह हम यहां पर कांस्टेंट यूज करते हैं, जो इस यहां पर 2π आता है। L की घात 1/2 है और G की घात -1/2 है, इसकी घात 0 हो गई, तो M की घात 0 का मान हो गया 1, जिसको मैं रूट में लिख सकता हूं L/G। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया ये 2π√L/G। क्वेश्चन नंबर आपके जो था वो 31वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपकी परिभाषाएं हैं वो यहां पर दिया गया है, जिसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि विभिन्न ताप पैमानों के बीच में क्या संबंध है। बाकी तो अब आपके सूत्र स्थापना है, डेरिवेशन है और परिभाषा है, उनको आप कर चुके होंगे, इतनी उम्मीद है। यहां पर क्वेश्चन नंबर
33 जो है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा सा यहां पर नोट कर लेते हैं कि क्या इनमें रिलेशन है। यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। यहां पर है सेल्सियस यानी C/5 है, इनके बीच में रिलेशन। फ़ारेनहाइट F-32/9 है, और यहां पर है केल्विन में तो K-273.15 होता है, आप नॉर्मल इतना लिख सकते हैं। यहां पर है 5। ये इन तीनों टेम्परेचरों के बीच में रिलेशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पर ये डिग्री में होता है, ये आपके पास में डिग्री में होता है फ़ारेनहाइट वाला, और केल्विन की कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सत्र 2024 और 25 के लिए 11th क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर, और अब अपने पास में है सभी जो न्यूमेरिकल है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन, और बीच में जो भी अपने पास में शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, कोई डेफिनेशन वगैरह या कोई नियम वगैरह, उनको भी हमने यहां पर कंप्लीट किया है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक, आपको समझ में आया अथवा नहीं? कंप्लीट कीजिए, बाकी का बचा हुआ मैटर नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे फिर एक कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।